नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सास बहू वाले सीरियल का आनंद कैसे राजनीति में भी मिल सकता है, ये पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है, जहां समाजवादी पार्टी की फैमिली फाइट घर के बाहर खुलकर सामने आ गई। यहां सास बहू का झगड़ा नहीं, चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें चाचा को भतीजे ने चिढ़ाने वाला काम किया तो वो चाचा भतीजे की शिकायत लेकर बड़े भाई के पास पहुंच गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस दिलचस्प पारिवारिक ड्रामे में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और ये पूरा खेल क्या है, खबरदार में आज हम सबसे पहले इसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। मुख्यमंत्री किस मंत्री को रखे, किस अधिकारी को रखे, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। कुछ निर्णय अपने आप ले लिया। समाजवादी पार्टी में एक ही नेता है, एक ही बॉस, तो उनकी बात टालने की किसी की हैसियत नहीं। ये झगड़ा नहीं है, ये भावनात्मक झगड़ा है। जब पार्टी परिवार का कुनवा बन जाए तो यही हरकतें होती है और यही हंस होता है। अखिलेश अगर मुखिया हैं और मुखिया बनना चाहते हैं तो उन्हें छोटों को स्नेह और बड़ों को आदर और कल और आज के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। ये दागी और बागियों का झगड़ा परिवार का झगड़ा है। इस झगड़े को उन्हें निपटाना है, लेकिन जनता इनको नहीं। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? जो जिम्मेदार पदों पर होता है उनको निर्णय लेना है, उनके बहकाने में किसी के आना भी नहीं चाहिए। बहुत इधर से उधर करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहाँ से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। हटास आई है चाचा भतीजे के, चाचा भतीजे के, मुझे तो नहीं लग रहा है। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ बेटा, बीच में 76 वर्ष के मुलायम सिंह यादव। भाई का साथ दें या बेटे को सही बताएं, धर्म संकट मुलायम सिंह का है, जो चाचा और भतीजे के उस राजनीतिक टकराव में फंस गए हैं जिसमें एक दूसरे को पटखनी देने का खेल चल रहा है। कल सुबह अखिलेश ने शिवपाल के करीबी यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को पद से हटाया। शाम को अखिलेश को हटाकर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल को बना दिया गया। कुछ घंटे बाद ही अखिलेश ने शिवपाल से अहम मंत्रालय छीन लिए। नाराज शिवपाल अपने घर सैफई पहुंच गए, जहां से मुलायम से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाने से पहले शिवपाल आज सुबह सैफई में मीडिया के सामने आए। अखिलेश के बारे में पूछने पर यही कहते रहे कि मंत्रियों के बारे में फैसला लेने का सीएम को अधिकार है, लेकिन आखिरी निर्णय के लिए वो नेताजी यानी मुलायम की रट लगाते रहे। अब तो चुनाव का समय है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, मैं बोल रहा हूँ। चलिए, अब वो नेताजी जो फैसला लेंगे, बातचीत होगी सब। अब मुझे कौन बहकालेगा? निर्णय तो मुझे लेना, नेताजी को लेना, मुख्यमंत्री को लेना, सबको लेना। जो जिम्मेदार पदों पर होता है उनको निर्णय लेना। इधर मुलायम से मिलने शिवपाल सैफई से दिल्ली निकल गए। उधर अखिलेश से जब ये सवाल पूछा गया कि सरकार और परिवार के अखाड़े में ये कौन सी कुश्ती चल रही है, तो उनका जवाब डालने वाला ही था। अच्छा, आपको कहाँ से लगा परिवार में झगड़ा? अच्छा, परिवार में झगड़ा आपको कहाँ से लग रहा है? ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा। सवाल यह है कि अगर कोई झगड़ा ही नहीं है तो विभाग छीने जाने के बाद शिवपाल यादव अचानक सैफई क्यों पहुंच गए और सैफई से दिल्ली क्यों पहुंच गए, जहां मुलायम सिंह के साथ करीब 2.5 घंटे तक उनकी मीटिंग हुई। अखिलेश ने आज ये संकेत दिए कि किसी बाहरी की वजह से दिक्कत हो रही है। अच्छा, कौन नहीं नेताजी की बात मानेगी? जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूँ लोकसभा मंत्री जी को भी पता है। चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे? अब घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? कौन है वो बाहर के लोग जिनकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं? क्या झगड़े की वजह यही बाहर के लोग हैं या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा और सीधा सीधा पार्टी में पावर सेंटर बनने का है, जिसमें एक दूसरे का दखल कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? हम ये मानते हैं कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में समन्वय होना चाहिए। अखिलेश अगर मुखिया हैं और मुखिया बनना चाहते हैं तो उन्हें छोटों को स्नेह और बड़ों को आदर और कल और आज के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। अखिलेश और शिवपाल के बीच तनातनी आज की नहीं है। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय के मामले से लेकर सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोप में 2 मंत्रियों को हटाए जाने तक दोनों के बीच एक के बाद एक उठापटक चल रही थी।
लेकिन कल जो हुआ वो शीत युद्ध नहीं, युद्ध का खुला ऐलान था। परिवार में नेताजी का सब कहना माना और सब कहना माना और मैंने भी कहना ही माना। अगर कोई मैंने निर्णय लिया है तो मैंने नेताजी के कहने से ही और नेताजी का मानना भी काम किया। हाँ, कभी कभी कुछ निर्णय अपने आप ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी में एक ही बॉस है, वो है नेताजी। और नेताजी के जो भी निर्देश आदेश उसको सभी को पालन करना होगा, तो उनकी बात टालने की किसी की हैसियत नहीं है। क्या असली लड़ाई है कि अखिलेश मुलायम की जगह पर नए नेताजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो पार्टी में शिवपाल सहित उन दूसरे लोगों को पसंद नहीं है जो मुलायम सिंह के साथ वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पार्टी के अंदर सीधे सीधे पावर की लड़ाई दिख रही है, जिसमें पारिवारिक झगड़े और एक दूसरे की नापसंद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैफई से रीमा पाराशर और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और बाल कृष्ण के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल से बड़े विभाग छीन लिए, तो शिवपाल यादव आज सैफई से दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ 4 घंटे से ज्यादा की मीटिंग चली। मीटिंग के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि परिवार में कोई झगड़ा नहीं है, पार्टी में उन्हें बड़ा पद मिला है और वो इससे संतुष्ट हैं। आज तक ने शिवपाल यादव से खास बातचीत की। देखिए, नेताजी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुखिया है, तो नेताजी से तो निर्देश लेना है और जो भी निर्देश होंगे उनका मुझे पालन करना है। निर्देश किस तरीके से नेताजी के मिले हैं, क्योंकि जो मंत्रिमंडल से आपको हटाया गया है, 3 मंत्रालय आपसे छीने गए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, हम खुश हैं, हम खुश हैं, नेताजी खुश हैं और दूसरी जिम्मेदारी जो मुझे मिली है उसका पालन करना। देखिए, न परिवार में कुछ चल रहा है और हमारा केवल एक ही मकसद है 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना। चाचा भतीजे के बीच बड़े भाई के कहने पर सीज फायर तो होता दिख रहा है, लेकिन शिवपाल यादव के चेहरे और भाव से लग रहा है कि उन्होंने इस मामले में गुस्से को दबा लिया है और ये गुस्सा कब फटेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि क्या बात इतनी ही है कि अखिलेश यादव नए नेताजी बनने की राह में हैं, जो शिवपाल यादव को रास नहीं आ रहा है, या फिर पावर सेंटर से घिरे अखिलेश के हाथ खोलने के पीछे कोई दूसरी मजबूरी भी है। क्या यह वाकई में मुलायम सिंह यादव के परिवार में चाचा भतीजे के बीच सत्ता और अधिकारों की राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें अखिलेश यादव नए नेताजी बनकर और साइकिल की सीट पर बैठकर अकेले सवारी करना चाहते हैं और शिवपाल यादव इसे ये कहकर हमेशा खारिज कर देते हैं कि पार्टी में असली बॉस नेताजी हैं, नेताजी का ही निर्णय आखिरी निर्णय है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या राजनीति का ये फैमिली ड्रामा किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि शिवपाल से विभाग छीनने से एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने अपने 2 मंत्रियों गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को एक साथ बर्खास्त कर दिया था। खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर अवैध खनन और अवैध संपत्ति बनाने के आरोप थे। प्रजापति पर करोड़पति होते हुए बेटी को गरीबों का कन्या विद्या धन दिलवाने का आरोप है। लखनऊ में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लॉटिंग कराने का आरोप है। अमेठी में एक विधवा ने अपनी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया था। दूसरे मंत्री थे राजकिशोर सिंह, जिन पर 200 करोड़ रुपए के चेक डैम निर्माण में घोटाले का आरोप है। पंचायती राज मंत्री रहे राजकिशोर पर मनरेगा में भी घोटाले का आरोप है। इसके अलावा इन पर निर्माण कार्यों में कमीशन, जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी हैं। आशंका यह भी थी कि केंद्र सरकार इन मंत्रियों के खिलाफ जांच की तैयारी कर रही थी। मुझे अभी तक पता नहीं क्यों हटाए, ये भी नहीं पता था हटा दिया। अब आप लोग सुन रहे हैं। तो आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी मुख्यमंत्री जी की प्रजापति जी को लेकर? नहीं, कोई बात नहीं। जिन मंत्रियों को अखिलेश यादव ने सोमवार को बर्खास्त किया, उनको अखिलेश सरकार में ही पिछले 4 साल में राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री तक प्रमोशन दिया गया। सवाल यही है कि अखिलेश यादव अचानक 4 वर्ष बाद क्यों जागे, जब इन मंत्रियों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास ना करें। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नाराज हो और उस पार्टी से कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना रहे, संभव नहीं है और यह बनाए रखने की एक सुनियोजित योजना है।
भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना, फिर मुख्य सचिव को हटाना, शिवपाल यादव से बड़े मंत्रालय छीनना, इसका संदेश क्या है? इसे इस संदर्भ में समझना भी जरूरी है कि कोई राजनीतिक विरोधी ये कहता रहा है कि यूपी में 4.5 सीएम काम करते हैं, तो कोई ये कहता रहा है कि यूपी में 3.5 सीएम काम करते हैं। कभी कोई एक चाचा का नाम देता है, कभी कोई दूसरे चाचा का नाम देता है, कभी नेताजी स्वयं चित्र में आ जाता है, कभी अखिलेश जी आ जाता है, तो कभी आजम खान आ जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता सरकार कहां से चल रही है। यानी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से लेकर शिवपाल यादव और आजम खान तक इतने पावर सेंटर हो गए कि अखिलेश को उनके राजनीतिक विरोधी आधा सीएम बताने लगे। इसके बीच गाहे बगाहे सार्वजनिक मंच से अखिलेश कभी पार्टी के नेताओं के सामने तो कभी अफसरों के सामने मुलायम की डांट भी खाते रहे। तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का? बताया कि इसी तारीख को अगले वर्ष आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? अब जब चुनाव को 6 महीने से भी कम रह गया है, तो अखिलेश अपने हाथ खोलकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब पूरे सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश के अलावा कोई विकल्प नहीं है और ये जाहिर ही है कि पिता की राजनीतिक विरासत को बेटा ही संभालेगा। इस सब के बीच मंत्रियों की बर्खास्तगी के मामले में मजबूर अखिलेश यादव को खुद के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय मुलायम के कहने पर बाद में पलटने भी पड़े। हालांकि कौमी एकता दल के मामले में अखिलेश अड़े रहे और इस पर उनके चाचा शिवपाल से सीधी तनातनी हो गई। इसी को लेकर मुलायम ने शिवपाल के लिए अखिलेश को डांटा भी। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत, शिवपाल उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। ये मामूली बात, अगर दे दिया साफा तो मैं तुम्हें समझा दो, हालत खराब हो जाएगी। इसके बावजूद अखिलेश यादव कौमी एकता दल के विलय के मामले में झुके नहीं। अब शिवपाल यादव के पावर सेंटर से सीधे टकराव का संदेश साफ है कि अखिलेश अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत नेता के तौर पर चुनाव में अपने ब्रांड को लेकर जाना चाहते हैं। यही वजह है कि आज राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। साइकिल का पहिया पीछे से फटा हुआ है, पंचर है, धसी हुई है साइकिल, और कल अखिलेश जी ने तो उठा के टायर फेंकने की कोशिश कर दी। सरकार के अंदर का झगड़ा, अहम का टकराव, परिवार की अपनी खींचतान और आने वाले चुनाव, ये चक्रव्यूह है जिसमें सबसे ज्यादा चिंता मुलायम सिंह यादव को होगी, जिन्हें अपने कुनबे में सिर्फ सबको खुश रखने की ही चुनौती नहीं है, सत्ता में वापसी की भी चुनौती है, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा अखिलेश के चेहरे पर आश्रित हैं। उन्हें पता है कि सबको खुश करने की बात तो तब रहेगी जब सत्ता बनी रहेगी, इसीलिए अखिलेश अभी सब पर भारी हैं। सैफई से रीमा पाराशर और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और बाल कृष्ण के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। खबरदार में अब हम दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों के उस रक्त रंजित सच का खुलासा करेंगे जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। आज तक की अंडरकवर टीमों ने डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से हाउसफुल होते जा रहे दिल्ली के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में सक्रिय खून के काले कारोबार को बेनकाब किया है। अब हम आपके सामने एक एक करके दिल्ली सरकार के सबसे बड़े LNJP अस्पताल, देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अलावा पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े GTB अस्पताल में खून की डिमांड और सप्लाई के अवैध कारोबार का खुलासा करेंगे। सबसे पहले आप LNJP अस्पताल में खूनी कारोबार का कोयले से भी काला सच देखिए। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP। अस्पताल में हर तरफ मरीजों की भरमार, डेंगू चिकनगुनिया के मरीज और उनके तीमारदार, और इस भीड़ में अपने शिकार की तलाश में घूमते खून के सौदागर। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सामना खून के जिस सौदागर से हुआ वो LNJP अस्पताल का कर्मचारी निकला। हमने उससे खून की डिमांड की तो उसने फौरन अपने साथी को बुला लिया।
दोनों हमसे डील करने लगे। बात शुरू हुई बेईमानी के खेल में नियम कायदों से। डील ये हुई कि ये दोनों एलएनजेपी अस्पताल के ब्लड बैंक से ब्लड निकलवा कर देंगे। ये दिक्कत नहीं चाहिए कि हम आप लोग करवा दें और फिर आप लोग बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, वापस ले लो, पैसे बता दो भाई। पूछ पाछ के पूछ ले लो, डॉक्टर से पूछ लो, बात कर ले कि भाई हमारे से पैसों की बात कर लीजिए। अब तक एलएनजेपी अस्पताल में इन खून के सौदागरों को हमारे ऊपर विश्वास हो चुका था, फिर बात खुलकर होने लगी। एक यूनिट वो कैसे निकालेगा? ब्लड तो ठीक होगा तो मैं ऐसी उल्टा सीधा पकड़ा के काम कर रहे हैं। तो जो लोगे वो दोगे। खून की डील डन हो चुकी थी। अब हमने खून के इन सौदागरों के सामने डेंगू के मरीजों को चढ़ाने वाले प्लेटलेट्स की मांग रख दी, तो उसने कहा वक्त लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ब्लड चाहिए तो ब्लड मिलेगा, प्लेटलेट चाहिए तो टाइम लगता है। प्लेटलेट से कितना टाइम लगेगा? टाइम लगता है। अगर पेशेंट में कौन सा पॉजिटिव है, अगर उस पेशेंट को ओ पॉजिटिव ही लगता है तो प्लेटलेट उसको जल्दी फायदा करेगा। प्लेटलेट्स बेचने का काम थोड़ा जोखिम भरा था, लिहाजा इसके लिए हमें अस्पताल के बाहर खून के दूसरे सौदागर से मिलवाया गया और फिर डील फाइनल हुई। प्लेटलेट्स वाली बात है, वो तो अलग की बात की बात है ना। कितना प्लेटलेट्स अगर लगे तो 12,000 भाई साहब, प्लेटलेट से 12,000 पर यूनिट। और डोनेशन के लिए ब्लड के लिए 3,000 रुपये। ब्लड 35 रुपये लेते हैं, ब्लड डोनेशन का 35 रुपये, ब्लड के 12,000 रुपये। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक से जिस खून और प्लेटलेट्स खरीदने में लोगों को खून के आंसू रुलाया जाता है, उन ब्लड बैंक से खून का काला कारोबार करना इनके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगी चीज़। और कहाँ से? हम कहीं से भी लाते थे, आपको टेंशन नहीं है। खून के गैर कानूनी कारोबार में मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके ये किसी से नहीं डरते, न डॉक्टर से, न सिस्टम से और न कानून से। 28,000 हमारा ब्लड हो गया, 28,000 ब्लड और प्लेटलेट्स और 50,000 प्लेट हो गया। इनकी बातें सुनकर लगता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में खून का कारोबार पूरी तरह संगठित तरीके से चल रहा है, जिसमें हर किसी का हिस्सा तय है। वैसे इन दिनों तो खून के काले कारोबार का पीक सीजन चल रहा है। इतना खून तो मच्छर भी नहीं चूस रहे जितना खून के ये सौदागर। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के अवैध कारोबार का काला सच देखकर लगता है जैसे हमारे सिस्टम का खून सफेद पड़ चुका है, क्योंकि खून बेचना और ब्लड डोनर को पैसे देना भारत में गैर कानूनी है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसे लेकर खून देने पर रोक लगा दी थी। कानून के मुताबिक अस्पताल से खून लेने वाले व्यक्ति को अपने परिवार या दोस्तों में से किसी से खून दान करवाना होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में फैले खूनखोरों पर न तो कोई नियम लागू होते हैं और न उन्हें कानून का डर सताता है। अब हम आपको देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स में खून के काले कारोबार का सच दिखाते हैं, जहां खून के कारोबारी 24 घंटे अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े एलएनजेपी अस्पताल के बाद खून के सौदागरों की तलाश में हम पहुंचे देश के सबसे बड़े अस्पताल। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया फैला हुआ है और एम्स में फैला हुआ है खून के कारोबार का रैकेट, जहां इन दिनों खून के दलाल खूब पैसे कमा रहे हैं। हमने एक दलाल को पकड़ा तो उसकी बातें सुनकर हमारा खून खौल उठा।
आपने घबरा गए कि हमें 5 मिल वो नहीं मिल जाएगा, 5 और 10 और 15 और जितने मछली हो। तो कैसे लेंगे, कैसे कॉलेज का लड़के मंगवाएंगे, कॉलेज से लड़के मंगवाएंगे, कॉलेज से लड़के देखते हैं। हाँ हाँ, वो पैसे लेंगे, कितना पैसा ये है, 1 घंटा लगा लो, 3000 और आपका चीन का तो थोड़ा आपको लगाएंगे 5। यानी कॉलेज के लड़के भी इस गिरोह के सदस्य हैं जो पैसे लेकर खून देते हैं। खैर, बात आगे बढ़ी। ग्रुप कौन सा 6,000 प्लेटलेट्स। हाँ, वाइट सेल होते हैं, वो तो खून में लग गया तो खून में से निकलती वाइट सेल निकलते हैं, जो अपने कई बार जब कट जाता है वाइट निकलते हैं ना, वो कितना टाइम लगेगा उसमें? आज तो चेक होगा, ये इमरजेंसी है तो आज हम लड़के आएंगे, शाम तक करते नहीं तो बहुत बहुत काम है। हमें बताया गया कि दलाल ने बताया कि एम्स में भीड़ ज्यादा है, इसीलिए ब्लड चेकिंग और खून दान कराने से लेकर प्लेटलेट्स निकालने तक के लिए 1 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन हमारे पास वक्त कम था, लिहाजा हमें एक और दलाल से मिलवाया गया। तो एक ही है, 5 यूनिट हो जाएगा, 2 घंटे पहले बताना पड़ेगा आपको। बात चलते चलते पैसों तक पहुंची तो खून का दलाल पैसे मांगने लगा ताकि उसकी बोहनी हो जाए। यानी बेईमानी के धंधे में भी कुछ उसूल हैं। हमने बोहनी के तौर पर 200 रुपए दलाल को पकड़ा दिए ताकि पैसे पर इसका ध्यान अटका रहे और एक के बाद एक कड़ियां खुलती रहें। बोनी करवा देते हैं, 500 दे दो, कोई नहीं 500 रुपया दे दो बोनी के, जैसे नहीं इतनी दुकानदार बाकी मैं चल रहा था। चलेंगे 300 दे दो, ATM से दे दो, जितना तो 200 ही दे दो, फिर आप 200 दे दो, फिर इसके बाद खून के दलाल ने माथे से लगाकर दिन की पहली बोनी अपने जेब में रखी। इस दौरान हमारे मन में शक था कहीं किसी नशेड़ी का खून तो हमें नहीं बेच दिया जाएगा, तो हमारे इस शक को भी दूर किया गया। टाइम लड़के विकासपुरी से आ रहे हैं, लड़के पत्र सही देखने में पढ़े लिखे से क्या मतलब, 1.5 घंटा खून सही होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो अंदर सही कर देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून के काले कारोबार की परतें हमारे सामने खुल रही थीं। एम्स अस्पताल में खुलेआम ये खेल हुआ। ये हाल तो तब है जब एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 2 दिन पहले ही छापे पड़े थे। अब हम जान चुके थे कि देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून बेचने का काला कारोबार कितना बड़ा है। इन्हें न किसी का डर है, न कोई चिंता। पैसे के लिए ये लोग खून के साथ साथ अपना ईमान भी झट से बेच देते हैं। ब्रेक से पहले हमने ऑपरेशन खूनखोर में दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल और देश के सबसे बड़े अस्पताल में खून के सौदागरों को बेनकाब करने वाला खुलासा किया। अब हम आपको दिल्ली में केंद्र सरकार के एक और बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया के उन खूनी कारोबारियों से मिलवाते हैं जिनका लिंक देश के बड़े ब्लड बैंक रेड क्रॉस तक में है। LNJP और एम्स अस्पताल के बाद आज तक की टीम केंद्र सरकार के एक और बड़े राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची, जहां हालात
और भी ज्यादा बदतर थे। आज तक की टीम को पता चला कि कैसे अस्पताल का स्टाफ ही पैसों के लिए खून बेचने के अवैध धंधे में शामिल है। कैसे मिलेगा? वो हम डोनेट करेंगे ना। क्यों? पैसे कितने? आपको भी देखो 10,000 रुपये मिले, 10,000 रुपये पर यूनिट। और प्लेटलेट्स 250 पूछने लगे। हमने प्लेटलेट्स की मांग इसलिए की क्योंकि दिल्ली में डेंगू के मरीजों की वजह से अस्पतालों में प्लेटलेट्स की कमी है, लेकिन खून के दलालों का नेटवर्क तो अस्पतालों से लेकर देश के बड़े ब्लड बैंक रेड क्रॉस तक है। इसका अंदाजा हमें हो चुका था। तो भी एडजस्ट करा देंगे, इतना तो कंफर्म है, मतलब विश्वास है। और दो का देखते हैं रेड क्रॉस से करवा देंगे। अनिल जी जानते हो आप? नहीं, आप ही बता देंगे। हाँ, अनिल जी के मेरे ड्यूटी करते हैं, दोनों बंदे उनके सामने वाले वो करा देंगे। दादी अंकल में तो वो निकाल 15,000 ज़्यादा क्यों? 1 यूनिट का आपको प्लेटलेट्स दे रहे हैं ना, 15 दो 30 मिलता भी नहीं है। आप पैसे को घबरा रहे हो, मिलता भी नहीं है। देखो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसी बात नहीं है। आपके बारे आपका काम हो जाए। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े हो जाइए, आपको खून के दलाल खुद ढूंढ लेंगे। ये पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल की पार्किंग में ही हमें खून का सौदागर मिल गया। नेगेटिव है, वो तो ग्रुप यहाँ होगा तभी लेंगे। भी नेगेटिव तो है, लेकिन कौन सा ग्रुप इसके पैसे भी जमा होंगे आपके? कोई नहीं, डोनर नहीं है हमारे पास, हम देखिए हमारे पास डोनर तो है, आपके पास डोनर नहीं है। डोनर तो हमारे पास नहीं है। क्या लगेगा डोनर का? डोनर का 35 डोनर तो हम अपना भेजेंगे, साफ सुथरा भेजेंगे। ऐसे थोड़ी भेजते हैं वहाँ, तो भैया सब कुछ चेकअप होते हैं अंदर, गंदे लगे थोड़ी भेजते हैं ना, गंदे लगे हम बैठाते हैं अपने पास। अब तक हम जान चुके थे कि दिल्ली की अवैध खून मार्केट में डिमांड जितनी ज्यादा होगी, कीमत उतनी ही हाई होगी। फिर चाहे सप्लाई कैसे भी की जाए, अगर जेब में पैसे हैं तो खून मिल जाएगा, वरना खून की कमी से तो हर अस्पताल में मरीज रोजाना मरते हैं। नितिन जैन के साथ अमित चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।